सो स्टूडेंट अपन ने देखा है कि वोल्टेज की इक्वेशन ट्रांसमिशन लाइन में क्या होती है वो अपन ने देखा है। तो अपनी जो पिछली वोल्टेज की इक्वेशन है उसके अंदर जैसे कि अब मैं I1 की जगह I रखूँ क्योंकि I1 I के बराबर है और V1 की जगह V रखूँ क्योंकि V1 V के बराबर है। ठीक है, तो I1 की जगह I और V1 की जगह अगर मैं V रख लेता हूँ तो अपनी जो जनरल वोल्टेज की इक्वेशन निकल के आई है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dV ओमेगा बाई dx बराबर कितनी हो जाएगी, माइनस ब्रैकेट में j ओमेगा s प्लस r और ब्रैकेट बंद I ओमेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो V1 था उसकी जगह V ले लिया है और I1 की जगह मैंने I ले लिया। तो ये अपनी जनरल वोल्टेज की इक्वेशन निकल के आई है ट्रांसमिशन लाइन। ये होती है अपनी वोल्टेज की जनरल इक्वेशन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो अपने ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज के बारे में देख लिया है। अब अपन देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसकी करंट की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जैसे देखें करंट की इक्वेशन मुझे देखनी है तो सबसे पहले ये वाली ब्रांच में देख रहा हूँ उसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पे अगर करंट I2 जा रही है और यहाँ से करंट I1 आ रही है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 माइनस I1 के बराबर हो जाएगी। इस वाली ब्रांच के अंदर आपको करंट कितनी हो जाएगी, I2 माइनस I1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाली ब्रांच के अंदर मैं देख रहा हूँ है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर के अंदर करंट कैसे निकालते हैं, I बराबर क्या होता है C इंटू डी बाई डी टी। अपने नेटवर्क थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट होती है उसको अपन कैसे निकालते हैं, C इंटू डी वन बाई C इंटू डी बाई डी टी। इसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो करंट आ रही है वो करंट जो यहाँ से अंदर आ रही है वो थोड़ी करंट इधर जाएगी थोड़ी करंट इधर जाएगी, दोनों करंट डिवाइड होगी। तो मैं देख रहा हूँ कैपेसिटर के अंदर करंट क्या होगा, तो कैपेसिटर के अंदर करंट होगी C इंटू वोल्टेज है डी बाई डी टी। वैसे अगर मैं G में देखना चाहूँ, G अपना क्या है, तरीके का रजिस्टर है जो कि पैरेलल के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, वैसे भी अगर मैं G में अगर देखूँ तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर मैं देखूंगा कि करंट की वैल्यू मुझे निकालनी है तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I बराबर V बाई R। तो यहाँ पे जो ये R है वो 1 बाई R है, R नहीं क्योंकि पैरेलल के अंदर है ये, तो ये R नहीं है 1 बाई R है। तो इसको मैं सीधा V2 बाई R लिखूँ या V2 इंटू G लिखूँ, एक ही बात है क्योंकि G बराबर क्या है 1 बाई R। G बराबर किसके बराबर है, 1 बाई R के बराबर। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है उसका उल्टा ही है G। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 इंटू G के बराबर आ जाएगी। ये दोनों करंट अलग है, मान लो अगर ये A मान लो और ये B मान लो, ये दोनों करंट अलग है। ठीक है, एक A इसके अंदर आ रही है और B इसके अंदर आ रही है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जो ये अपनी ब्रांच है इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैं करंट देखना चाहूँ तो इसके अंदर जो I2 माइनस I1 है, I2 माइनस जो I1 है ये वाली जो करंट है वो इन दोनों करंट के सम के बराबर होगी। जो करंट इसके अंदर आ रही है वो दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो ये I1 माइनस जो I2 है वो मैंने देखी कैसे आ रही है, I1 माइनस I2 अगर मैं देखूंगा तो इसके अंदर जो करंट है इसके अंदर जो करंट है वो कितनी आएगी, जैसे अगर मैं G के अंदर देखूंगा तो G के अंदर जो करंट है वो कितनी है, V2 इंटू G। लेकिन G कितना है, पर यूनिट रेजिस्टेंस है, पर यूनिट रेजिस्टेंस है G। तो इसको मुझे लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा रेजिस्टेंस पता करने के लिए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मुझे पूरी करंट मिलेगी। इसको मैं डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको और इसको दोनों डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करने पे मुझे पूरी करंट की वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो G है वो पर यूनिट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट यहाँ पे डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है वैसे, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट के अंदर ही आएगा, यहाँ पे हमको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे। और वोल्टेज कितना यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V2 लिखा जाएगा, दोनों में V2 लिखा जाएगा वोल्टेज। ठीक है, तो इसके बाद I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एक्स इंटू V2 इंटू G प्लस C इंटू D2 बाई dt इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों का सम होगा। इसके अंदर जो करंट आएगी इसके अंदर करंट आएगी वो टोटल इसके बराबर है। ठीक है, ये मैं निकाला I1 माइनस I2। लेकिन अब I1 माइनस I2 है वो अपन देखा था कि इसके अंदर करंट यहाँ पे कितना आ रहा है, I2 माइनस I1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या इसको डेल्टा I1 माइनस I2 माइनस I1 था वो था डेल्टा एक्स, लेकिन यहाँ पे I1 माइनस I2 लिखा हुआ है तो ये माइनस डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा। जिसको माइनस डेल्टा I के बराबर हो जाएगा ना, I1 माइनस I2 है ना, ये माइनस डेल्टा I1 के बराबर माइनस डेल्टा I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ से जो डेल्टा एक्स है यहाँ का डेल्टा एक्स है इन दोनों को मैं कॉमन निकालता हूँ बाहर, इन दोनों डेल्टा एक्स में बाहर निकालूँ तो मेरी इक्वेशन इस तरीके से बनती है, जिसके अंदर V2G प्लस C dV2 इंटू dt आ जाता है और डेल्टा एक्स को मैंने बाहर निकाला। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन निकल के आ गई है। और इस जो I1 माइनस I2 इसको मैंने I2 माइनस I1 जो होता है वो मेरा डेल्टा I के बराबर होता है, I2 माइनस I1 के बराबर होता है डेल्टा I के बराबर होता है। तो इसका उल्टा जब मैं कर देता हूँ I1 माइनस I2 तो माइनस डेल्टा I के बराबर हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो ये ऐसा है डेल्टा I बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू
चार वेरिएबल ट्रांसफर किया माइनस V2 इंटू जी प्लस C dV2 dt इसके बराबर ये निकल के आता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, वैसे ही जैसे अपने पिछली बार किया था, इसके बाद अपन लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं इसका। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब इसका अपन लेते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या करते हैं अपन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिसका अपन ने लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस की टर्म्स के अंदर ही आ जाता है, तो इसको डेल, इसको मतलब एस की टर्म्स के अंदर लिखूंगा तो डेल आई एस आई एक्स डेल आई एक्स डेल एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस इंटू V2 एस जी प्लस एस सी V2 के बराबर क्या आ जाएगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है डिफरेंशिएशन dV2 by dt, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा एस सी इंटू V2 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है V2 इंटू डी ऐसे ही रहेगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में। इसके बाद क्या होगा, जैसे कि अपन पिछली बार किया था, एस की जगह अपन क्या पुट करेंगे, जे ओमेगा पुट करेंगे, एस की जगह अपन ने यहाँ पे जे ओमेगा पुट किया, तो यहाँ पे भी यहाँ पे तो ये इसके अंदर या स्टूडेंट का प्राइम होता है तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अपन एस की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे तो ये जे ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एस की जगह जे ओमेगा पुट करने के बाद जे ओमेगा यहाँ पे आ गया। उसके बाद अपन ने क्या किया, जो आई डेल आई बाई dt dx था उसको अपन ने क्या किया, यहाँ से अपन ने जो ये V2 था, V2 और V2 ये अपन ने कॉमन निकाला। ठीक है, यहाँ से अपन ने V2 और V2 कॉमन निकाला, ये V2 है माइनस जे इंटू प्लस जे ओमेगा सी और V2 अपन ने यहाँ पे कॉमन निकाला। ठीक है, और इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो V2 को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, तो ये अपनी करंट की इक्वेशन निकल के आती है, ये अपनी करंट की जनरल इक्वेशन निकल के आती है। तो क्या होती है, डेल आई बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी के बराबर होती है। ठीक है, और वी जो है कौन सा है, यहाँ का वो वोल्टेज है अपने पास ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी जनरल इक्वेशन निकल के आती है जो करंट की इक्वेशन है। तो स्टूडेंट जो अपन ने करंट और वोल्टेज की जो इक्वेशन अपन ने निकाली है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, उसको अगर अपन इम्पीडेंस के फॉर्म में देखना चाहे तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो अपन जानेंगे। जैसे अपने करंट और जो अपने वोल्टेज की इक्वेशन निकाली, वोल्टेज की इक्वेशन क्या निकल के आएगी, dVx dV डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू माइनस इनटू r प्लस j ओमेगा n इनटू i निकल के आएगी। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या अपना रेजिस्टेंस जो है इंपीडेंस का है ये अपना, तो इसको इंपीडेंस को अपन z लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस z इनटू i के बराबर। और वैसे ही करंट की इक्वेशन अपन देखें तो डेल बाय डेल एक्स इसके बराबर थी माइनस g प्लस j ओमेगा c इनटू v है, इसको मैं y लिख रहा हूँ, y में लिखेंगे माइनस y इनटू v के बराबर। तो ये अपनी इंपीडेंस फॉर्म के अंदर करंट और वोल्टेज की इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन अपनी 1 है उसका मैं करूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x से। तो अब क्या होगा, दो बार डबल डिफरेंशिएशन इसका हो गया जी का, तो d स्क्वायर v डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस r प्लस j ओमेगा n और di बाय dx। ये तो जहाँ हमने डिफरेंशिएशन किया तो i का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे di बाय dx के अंदर। ठीक है, तो बाकी का वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब अपन देखेंगे कि जो ये है ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो डेल आई बाई डेल एक्स है, डेल आई बाई डेल एक्स बराबर यही तो है, डेल आई बाई डेल एक्स किसके बराबर है, माइनस इंटू जी प्लस जी ओमेगा सी प्लस वी के इंटू वी के बराबर है, इस वाली इक्वेशन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेल आई बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डेल आई बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जी प्लस जी ओमेगा सी इंटू वी के बराबर, और माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, लेकिन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो कि डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पूरे पार्ट को मैं गामा की फॉर्म में लिख रहा हूँ, गामा स्क्वायर लिख रहा हूँ, इस वाले पार्ट में मैंने गामा स्क्वायर लिख दिया, तो ये बराबर किसको हो जाएगा, डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर इंटू वी के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एन इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी के बराबर हो जाएगी गामा की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे गामा की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इस गामा को क्या बोला जाता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट हो जाता है गामा। और इसको अपन एक और चीज लिख सकते हैं, जैसे अपन इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में अंदर अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस जे बीटा के फॉर्म में भी लिखा जाता है गामा को। ठीक है, तो अपन दोनों चीजें ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसका डबल डिफरेंशिएशन किया तो डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, गामा स्क्वायर इंटू वी के बराबर। यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जे प्लस जे ओमेगा सी के बराबर। और इसको गामा को अपन और भी क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस जे बीटा।
ठीक है। और गामा को वैसे बोला क्या जाता है, गामा को बोला जाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, गामा होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और अगर अपन आगे इसमें देखना चाहे करंट की इक्वेशन के बारे में, अगर अपन करंट की इक्वेशन के साथ में ये प्रोसीजर फॉलो करें तो अपनी जो करंट की इक्वेशन है वो क्या निकल के आएगी, जैसे अपनी वोल्टेज निकल के आएगी वैसे अपनी करंट निकल के आएगी V स्क्वायर I बाई dx स्क्वायर बराबर किसके होगी, गामा स्क्वायर इनटू I के बराबर, ठीक है। तो ऐसे अपनी करंट की इक्वेशन निकल के आएगी। गामा की फॉर्म के अंदर हमने निकाला है, अपन पहले इक्वेशन निकाला फिर अपने गामा की फॉर्म के अंदर इसको करंट और वोल्टेज की इक्वेशन को निकाल दिया, ठीक है। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन है और ये अपने गामा की इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन अपन को याद रखनी ताकि आगे जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आए और ये तीनों इक्वेशन अपन को अच्छे से याद रखना। सो स्टूडेंट अब अपन देखेंगे कि जो अपन ने गामा की वैल्यू निकाली थी, गामा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा प्लस जे बीटा आई थी, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर आई थी, ठीक है। तो उस इक्वेशन को अपन आगे देखेंगे कि जो गामा की हम वैल्यू आई थी अल्फा प्लस जे बीटा इक्वल टू रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एन इनटू जी प्लस जे ओमेगा सी। तो इसके अंदर अल्फा और बीटा क्या क्या होता है ये अपन निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो अपनी इक्वेशन इसके अंदर अपन ने क्या किया है, यहाँ से अपन ने जे ओमेगा ओमेगा एन और जे तीनों को बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, और यहाँ से भी जे ओमेगा सी को अपन ने बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से अपन ने जब जे ओमेगा एन को बाहर निकाला तो बाहर जे ओमेगा एन आ जाएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई जे ओमेगा एन, इसको जे ओमेगा एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और वैसे ही अपन ने यहाँ पे जब यहाँ से अपन ने जे ओमेगा सी को बाहर निकाला, जे ओमेगा सी को जब बाहर निकाला तो 1 प्लस जी डिवाइड बाई जे ओमेगा सी हो जाएगा नीचे, ठीक है। और इस तरीके से हम काम करेंगे, अंडर रूट सिर्फ इसके ऊपर है, यहाँ तक है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेंगे, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपन ने मैथ्स के अंदर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा है, मैथ्स के अंदर जब अपन ने सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा था उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, उसका सॉल्यूशन क्या होता है 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस इस तरीके से सो ऑन आगे चलती जाती है ना। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ती है। और इसके अंदर क्या हुआ, जैसे भी अपनी जो सीरीज एक्सपेंशन उसके अंदर आगे वाले टर्म्स जैसे जैसे बढ़ेगी उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अपनी जो गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी, जे ओमेगा। अब यहाँ पे क्या है, जे ओमेगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा टर्म से, और एलसी जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जे ओमेगा बाहर आ गया और रूट एलसी यहाँ तक आएगा, और ये वाली जो टर्म इसका अपन ने सीरीज एक्सपेंशन किया तो वो इतना आएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 2 जे ओमेगा है प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और वैसे इसका अपन एक्सपेंशन करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस जी डिवाइड बाई 2 जे ओमेगा सी प्लस जे स्क्वायर डिवाइड बाई 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ 4 है ना तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। इस तरीके से इसका सीरीज एक्सपेंशन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अपन जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू अपनी किसके बराबर आ जाएगी, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, एक तो पार्ट आ जाएगा ओमेगा रूट एलसी जी डिवाइड बाई 2 ओमेगा सी प्लस आर डिवाइड बाई 2 ओमेगा एल, एक पार्ट तो ये बन जाएगा, तो होगा रियल पार्ट। इसके बाद एक इमेजिनरी पार्ट बनेगा, वो कैसा बनेगा, जे और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस जी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर जी सी डिवाइड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस आर स्क्वायर 8 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इस तरीके से ये अपना इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर बनेगा, दो पार्ट इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो पार्ट है वो जो पार्ट है ये वाला पार्ट है रियल पार्ट, कितना पार्ट है रियल पार्ट, तो ये रियल पार्ट इसके अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो इमेजिनरी पार्ट बचा हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू जी रूट एल सी प्लस आर इंटू रूट एल बाई सी। इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, उस ओमेगा को फिर मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है। ओमेगा कर दिया और 2 यहाँ से बाहर आ गया, और ये एल सी बनता जाएगा तो ऊपर वाले सी से नीचे वाला सी कट जाएगा तो एल बाई सी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। जी इंटू रूट एल बाई सी यहाँ पे आएगा प्लस ये रूट एल सी बनता जाएगा तो एल से एल कट जाएगा, ओमेगा पहले कटा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऊपर सी हो जाएगा और नीचे एल आ जाएगा, सी डिवाइड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा की वैल्यू और वैसे ही आ जाएगी बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू इससे आ जाएगी। तो ये अपनी अल्फा और बीटा जो है उसकी वैल्यू निकल के आएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसके अंदर देखा कि जो अपना गामा था अल्फा प्लस बीटा, उसके अंदर अल्फा की वैल्यू क्या आती है और बीटा की वैल्यू क्या आती है वो अपन ने स्टडी की, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम इसके आगे चलेंगे।
तो स्टूडेंट बेसिकली अपन ने अभी तक करंट और वोल्टेज की जो इक्वेशन है, जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए करंट और वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है, जो वेव इक्वेशन होती है करंट और वोल्टेज की, वो अपन ने डिराइव करी है। और उसको पहले नॉर्मल डिराइव किया है अपन ने, और फिर गामा की फॉर्म में उसको अपन ने डिराइव करा है, और फिर अपन ने गामा को अल्फा प्लस जे बीटा के अंदर निकाल के और अल्फा और बीटा की वैल्यूज अपन ने अभी तक निकाली। तो टोटल मिला के अपन ने वेव इक्वेशन बना दिया है वोल्टेज की और करंट की, है ना। वोल्टेज और करंट की अपन ने वेव इक्वेशन बना दी है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या देखा है कि जब ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल, इसको अपन रेजिस्टेंस है तो पूरा इसको इंपेडेंस की फॉर्म में अगर अपन लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस जेड इंटू आई के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही करंट की इक्वेशन अपन देखें तो जी प्लस जे ओमेगा सी होती है, जिसको अपन वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, एडमिटेंस की फॉर्म में माइनस वाई इंटू वी, ठीक है। तो होता क्या एक्चुअली जो अपनी वोल्टेज की जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन है करंट की टर्म्स में आती है, ठीक है, और जो अपनी करंट की इक्वेशन आती है वो अपनी वोल्टेज की टर्म्स के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया था, इसको अपनी वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 अपनी ये, ठीक है। ये गामा की टर्म्स अपन ने निकाली, जिसमें अपन को पता है गामा स्क्वायर, तो गामा की वैल्यू कितनी होती है, रूट आर प्लस जे ओमेगा और इनटू जी प्लस जे ओमेगा सी, इस तरीके से अपन ने निकाली है गामा की फॉर्म के अंदर करंट और वोल्टेज की अपन ने इक्वेशन निकाली गामा की फॉर्म। इन दोनों को क्या बोला जाता है, वेव इक्वेशन बोला जाता है। ये वेव को रिप्रेजेंट करती है वोल्टेज की वेव जो होगी किस तरीके से होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो गामा की वैल्यू आती है, आपको पता है गामा की वैल्यू ये आती है रूट आर प्लस जे ओमेगा एल, रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू में आता है जी प्लस जे ओमेगा सी, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस जे बीटा की फॉर्म के अंदर अपन लिखते हैं, ठीक है। और फिर अपन अपनी क्लास में अल्फा और बीटा की वैल्यूज भी निकाली थी, अल्फा और बीटा की क्या इक्वेशन होती है वो भी अपन ने देखी थी, ठीक है। तो कुल मिला के ये अपन ने 4 इक्वेशन निकाली है, ये अपन को पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इनका याद होना तो जरूरी है, और इस डेरिवेशन का अपन को पूरा याद होना बहुत जरूरी है। जो अपन ने करंट और वोल्टेज की जो डेरिवेशन की है, इनका अपन को अच्छी तरीके से याद होना बहुत जरूरी है, इनका डेरिवेशन अपन को अच्छे से आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपन ने वोल्टेज और करंट की इक्वेशन डिराइव करी है, वेव इक्वेशन इनको बोला जाता है, जो कि एक वेव को रिप्रेजेंट करती है, जो वोल्टेज और करंट किस वेव में चलते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बाद क्या अपन जो अपनी ये इक्वेशन आई है, अपन को डिफरेंशियल, अपन को इसको सॉल्व करना है, जो गामा वाली इक्वेशन आई है करंट और वोल्टेज, इसको अपन को और सॉल्व करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपन डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने देखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने मैथ्स में सॉल्व करी है, तो डबल सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू वाई इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये है। और जो दूसरी इसका अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, इनके जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन किस तरीके से निकलते हैं, इसको जब डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो अपन ने मैथ्स के अंदर पढ़ा है कि m स्क्वायर माइनस a की a स्क्वायर की फॉर्म ये बनती है, ठीक है। तो इस पूरे को m स्क्वायर लिखा जाता है माइनस a स्क्वायर की फॉर्म में ये बनती है, जिसके रूट्स क्या होते हैं, m इक्वल्स टू प्लस माइनस a इसके रूट्स होते हैं, m इक्वल्स टू प्लस माइनस a इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब इसको और सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, y इक्वल्स टू c1 इनटू e टू द पावर माइनस a प्लस c2 इनटू e टू द पावर a, ये इसके सॉल्यूशन निकल के आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने पढ़ा। और अपनी जो ये वोल्टेज की इक्वेशन है और करंट की जो इक्वेशन वो भी सेम इसी तरीके से, तो इसके भी सॉल्यूशन इसी तरीके से निकल के आएंगे। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो वोल्टेज इक्वेशन क्या निकल के आएगी, Vx इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस गामा x प्लस b इंटू e टू द पावर प्लस गामा x, और करंट की इक्वेशन निकल के आएगी c e टू द पावर माइनस गामा x प्लस b e टू द पावर प्लस गामा x। इस तरीके से ये वोल्टेज और करंट की इक्वेशन अपनी निकल के आएगी। अब जो अपनी वोल्टेज और करंट की इक्वेशन होती है, इसमें a b c d क्या है ये अपन समझेंगे, ठीक है। और ये वेव ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अपनी जो वोल्टेज की इक्वेशन है, ये जो वोल्टेज की इक्वेशन, इसमें ये सब टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करती है, इसको अपन अभी समझेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली अपन ने अभी तक देखा है कि जो अपनी वोल्टेज की इक्वेशन होती है, वोल्टेज वेव की इक्वेशन जो होती है वो Vx इक्वल टू a इंटू e टू द पावर गामा x प्लस b इंटू e टू द पावर प्लस गामा x होती है। और Ix की जो वैल्यू होती है उसमें करंट की जो इक्वेशन होती है अपनी वेव इक्वेशन वो कैसी होती है, c इंटू e टू द पावर माइनस गामा x प्लस b इंटू e टू द पावर प्लस गामा x होती है। और ये जो वेव होती है, ये जो वेव जो होती है अपनी कॉम्बिनेशन होती है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का। कहने का सेंस क्या है, जो अपना वोल्टेज सोर्स से जाएगा वो होगा इंसिडेंट, और जो वोल्टेज लोड से वापस आएगा उसको बोला जा रहा है रिफ्लेक्टेड,
है ना। तो जो वोल्टेज की इक्वेशन वो इस तरीके से, मतलब जो अपनी वेव जाएगी, सोर्स से जो वेव जाएगी वो इंसिडेंट वेव होती है, और जो लोड से वेव जाएगी वो होती है रिफ्लेक्टेड वेव। तो दो तरीके की वेव होती है, एक तो होती है वोल्टेज वेव, एक होती है करंट वेव। अब इन दोनों को अपन स्टडी करेंगे, वोल्टेज और करंट वेव के बारे में। तो जैसे कि अपना ये सर्किट है, ये अपना ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मैंने मान लिया कि लोड के ऊपर जो x है उसकी वैल्यू 0 है, लोड के ऊपर x कितना है 0 है, ठीक है। लोड पे अगर x की वैल्यू 0 बने ली है तो सोर्स के ऊपर इससे अपन माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। मान लो कि अपनी लेंथ इतनी ट्रांसमिशन लाइन की L है, ये अगर 0 दी माइनस L हो जाएगी, तो माइनस की तरफ चल रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है, इस वजह से इसको माइनस L ही बनेगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इजीली हो जाएगा ये, क्योंकि है ना, ठीक है। अपना जो लोड है वो 0 पे लिया तो अपने माइनस L पे ले लिया सोर्स अपना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे x की वैल्यू अपन 0 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अपन 0 रखते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, अपनी जो ये वाला जो वोल्टेज होता है 0 ना रखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जैसे ये वाला वोल्टेज होता है, वोल्टेज की इक्वेशन ये है, तो इसके अंदर ये a × e⁻ (γ) ये होता है a × e⁻ (γ), ठीक है। ये होता है b × e⁻ (γ), ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो a × e⁻ (γ) होता है, ये अपना इंसिडेंट वोल्टेज कहलाता है, ये अपना इंसिडेंट वोल्टेज कहलाता है, V I कहते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कहते हैं, इसको V R कहते हैं। वैसे C × e⁻ (γ) जो देखिए इंसिडेंट करंट होती है जो सोर्स से जा रही है, और ये होती है रिफ्लेक्टेड करंट जो लोड से जाती है, ठीक है। इस तरीके की चार इसके डिवाइड करते हैं इस तरीके से इसको। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन को है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ने क्या बोला, ये है अपना इंसिडेंट वोल्टेज VI, इसको बोला जाता है इंसिडेंट वोल्टेज, इस वाले पार्ट जो क्या है a × e⁻ (γ), ठीक है। और ये है रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, और ये है इंसिडेंट करंट, और ये है रिफ्लेक्टेड करंट। अब जैसे अपन को x बराबर 0 को देखना है, x बराबर अगर 0 डाल देता उसके अंदर, x बराबर 0 डालने पे ये चीज बंद हो जाएगी, ये चीज भी बंद हो जाएगी, ठीक है। x बराबर 0 के ऊपर, ठीक है, x बराबर 0 डालने से ये चीज भी बंद हो जाएगी और ये चीज भी बंद हो जाएगी, तो b बराबर क्या आ जाएगा a + b आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं x बराबर 0 डाल दूं तो vi की वैल्यू कितनी आ जाती है, a हो जाती है। लोड के ऊपर मैं देखना चाहूं, x बराबर 0 क्या लोड है ना, लोड के ऊपर मैं देखना चाहूं तो vi की वैल्यू इंसिडेंट वोल्टेज हो जाता है a के बराबर, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज होता है b के बराबर, और इंसिडेंट करंट होती है c के बराबर, और रिफ्लेक्टेड करंट होती है b के बराबर। इन दोनों के अंदर भी x बराबर मैं 0 डालूंगा तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो IA कितना हो जाएगा, इंसिडेंट करंट हो जाएगी 1 c, और रिफ्लेक्टेड करंट हो जाएगी b, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा, x बराबर 0 क्या है, x बराबर 0 अपना लोड है, तो VL अगर मैं कहना चाहूं VL, V लोड किसके बराबर हो जाएगा, a + b के बराबर हो जाएगा ना, V लोड a + b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को 0 डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपना a क्या है इंसिडेंट वोल्टेज, और b है रिफ्लेक्टेड वोल्टेज के बराबर। और अगर लोड करंट में को देखनी है IL किसके बराबर हो जाएगी, c + d के बराबर, IL हो जाएगी c + d के बराबर, ठीक है। तो ये अपन ने x बराबर 0 के ऊपर देखा है, ठीक है, x बराबर 0 के ऊपर अपन ने ये देखा है, ठीक है। तो अपन को ये चीज पता लग गई है। अब जैसे अपन को ये चीज पता लगी कि a जो है अपना वो इंसिडेंट वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। तो अपन जो ये a है इसको vi लिख सकता हूं मैं, इस a को मैंने vi लिख दिया है, इस a को मैंने vi लिख दिया, क्योंकि जो अपना a है इंसिडेंट वोल्टेज के बराबर है, vi के बराबर है, तो मैंने इसको vi लिख दिया। और जो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है वो b के बराबर है, तो मैंने इसको vr लिख दिया, b को मैंने vr लिख दिया। वैसे ही जो अपना इंसिडेंट करंट है वो c के बराबर है, और c की वैल्यू किसके बराबर होगी, इंसिडेंट करंट के बराबर है, तो इसको मैंने i लिख दिया। और जो d है अपना रिफ्लेक्टेड करंट के बराबर है, तो इसको मैंने d को ir लिख दिया। इस तरीके से मैंने चारों को लिख दिया, ठीक है। और जैसे लोड वोल्टेज अपन ने देखा कि a + b के बराबर है और c + d के बराबर है, तो फिर जैसे लोड वोल्टेज a किसके बराबर है, अपना a है इंसिडेंट वोल्टेज के बराबर, अपना a किसके बराबर है, इंसिडेंट वोल्टेज के बराबर, और b किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज के बराबर, तो इसको मैंने vi + vr लिख दिया। वैसे c + d है तो इसको मैंने इंसिडेंट करंट लिख दिया और इसको मैंने रिफ्लेक्टेड करंट लिख दिया। इस तरीके से ये चार इक्वेशन यहां से निकल के आएगी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन ने बात करी है एट लोड के ऊपर, x बराबर 0 के ऊपर अपन ने बात करी, ठीक है। तो x बराबर 0 पे अपन ने देख लिया कि जो अपनी लोड वोल्टेज है वो इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज का सम होता है, और जो अपना IL है जो इंसिडेंट करंट लोड करंट है वो IL + रिफ्लेक्टेड करंट का सम होता है। तो स्टूडेंट अभी तक अपन ने देखा है कि है ना जो अपना इंसिडेंट वोल्टेज और
रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है वो क्या क्या होते हैं, और करंट, और जो करंट रिफ्लेक्टेड होती है, इंसिडेंट होती है, वो क्या क्या होती है, और एट x इक्वल टू 0 मतलब लोड के ऊपर अपनी जो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन आती है वो क्या क्या होती है, वो ये होती है, अपन देख ली। ठीक है, ये वाली इक्वेशन निकल के आती है। ठीक है, अब वैसे ही अपन देखेंगे सोर्स के ऊपर, तो सोर्स के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, -L के बराबर, क्योंकि अपने लोड को x बराबर 0 लिया तो सोर्स अपना -L के ऊपर होगा। तो अपन देखेंगे कि सोर्स के ऊपर अपनी जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो जहां भी x दिखेगा वहां पर -L लिख लेंगे। ठीक है, तो अपन ये वाली इक्वेशन काम में लेंगे, इसके अंदर जो x है उसकी जगह -L डालेंगे। ठीक है, तो -L डालेंगे तो क्या होगा, v ऑफ -L vi x इंटू x की जगह अपन को -L डालना है, यहाँ पे x की जगह अपन को -L डालना है। ठीक है, तो गामा इनटू L हो जाएगा, गामा इनटू L हो जाएगा, माइनस गामा इनटू L हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा इनटू माइनस गामा इनटू L, मतलब सिर्फ x की जगह अपन को -L पुट करना है। यहाँ पे -L पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे -L पुट करूंगा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे -L पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -L यहाँ पे पुट करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने करंट और वोल्टेज की इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आती है। ये है अपने सोर्स पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इतना अपन को ध्यान रखना है कि अपनी जो अपन ने देख लिया कि जो अपना सोर्स वोल्टेज है वो जब अपना x बराबर 0 है तो अपना वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है, वोल्टेज वेव है, वेव इक्वेशन क्या होती है उसकी वो अपन ने चेक कर ली है, और जो करंट की इक्वेशन होती है क्या होती है वो अपन ने चेक कर ली है। अब अपन ने ये भी देख लिया कि जो अपना सोर्स एंड है, सोर्स एंड के ऊपर जो अपनी वोल्टेज की वेव है वो क्या होती है, और करंट की वेव फॉर्म क्या होती है वो अपन ने देख ली है।